and today we'll summarize, or after when we complete our lectures, you may be asked your doubt. So dear student, in this chapter we have discussed about the how the state government run. So NCRT is given a same chapter in class 6 also. How your local government run. You know, in class 6 you are study about the Ardas village and what were the problems in the Ardas village. There was the major problem water shortage. So Gram Sabha were held or many people they were excited. After election there was the meeting and they want to discuss their problems in the Ardas village. So during this meeting there were many solutions given by the villagers. They try to sort out their problems. So how the system of local government run, you are studying class 6, how do they find out what are their duties, from where they collect the revenues. So as it in this chapter we have discussed about the state government. Or in class 8th we'll discuss about the central government, how the parliament form. So in class 7 when we start the chapter, so how the state government run. So there are few key terms are important in this chapter. Like a first term is the constituency. What is your constituency? जैसे suppose is your school ना BSK school, तो BSK schools boundary wall is your campus constituency. यानी इसके बाहर हमारा BSK का कोई भी वो नहीं है. Means there is no such rights. तो it is known as the constituency. It represent ourselves. तो ऐसे your Rajasthan is divided into 200 constituency. 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज में राजस्थान डिवाइड है और each कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट द वन एमएलए. तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हो गए 200. बट बुक में राजस्थान का एग्जांपल नहीं देके कहां का दे रखा है. एग्जांपल इज गिवन फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश. तो इन हिमाचल प्रदेश देयर वर द 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज. उस समय जो बुक में लिखा गया तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी थी. और इन 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलवेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट 50% मोर देन सीट्स आर रिक्वायर्ड. तो 50% मोर देन सीट्स आर रिक्वायर्ड. तो हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन हिमाचल. तो टोटल 68 है तो डिवाइड बाय 2 और 1 प्लस कर लीजिए 35. वेरी गुड. तो 35 सीट्स आर रिक्वायर्ड. तो हमने ये डिस्कस किया. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूंसी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एमएलएस होते हैं, फिर एमएलएच के इलेक्शंस होते हैं. तो मैंने ये भी बताया आपको कि 3 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं. नॉट गिवन इन योर बुक. जनरल इलेक्शन दोज हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, जो हर 5 साल बाद होते हैं. एक होते हैं मिड इलेक्शंस. ओके, मिड इलेक्शंस होते हैं व्हेन गवर्नमेंट अनेबल टू सपोर्ट द मेजोरिटी. जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी को सपोर्ट नहीं कर पाती और गिर जाती है. जैसे भी राजस्थान में गिरने वाली थी पर बच गई. गहलोत जी एक जो बोलते हैं बहुत एडवांस निकले, पॉलिटिक्स के राजनीति के माहिर खिलाड़ी निकले और उनको एक टाइटल भी दिया गया है कि बहुत एक मिस द वेल एक्सप्लेन्ड लीडर है वो कांग्रेस के पास. तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को गिराने से बचा लिया. कहाँ ले जाके जयपुर और जैसलमेर. उनके पूरे एमएलए नहीं तो सचिन पायलट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी गवर्नमेंट को गिराने में. ओके, अब हालांकि सचिन पायलट करें कि मैंने ऐसा नहीं किया था, सब ऐसा ही बोलते हैं. करने के बाद कोई नहीं बोलता मैंने ऐसा किया. लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो 29 एमएलए को लेके क्यों गए थे. तो अगर अभी गवर्नमेंट गिर जाती राजस्थान में तो हमारे कौन से इलेक्शन में होते हैं, मिड इलेक्शंस. तो दिस इज नोन एज द मिड इलेक्शन. ओके, और एक होते हैं बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन का मतलब होता है बेटा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पर्टिकुलर एमएलए ने रिजाइन दिया. मैं एमएलए की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ. ओके, किसी एमएलए ने अगर रिजाइन दे दिया, किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंटल नेचुरल कैसे भी, तो उस सीट पे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो इलेक्शंस होंगे
दिस इलेक्शंस आर नोन एज द बाई इलेक्शन। तो 3 टाइप्स के इलेक्शंस हो गए जो आप 9th में पढ़ने वाले थे, मैंने 7th में पढ़ा दिया। जनरल इलेक्शंस, मिड इलेक्शंस और बाई इलेक्शन। By election. By elections. वेरी गुड। तो 3 टाइप्स के इलेक्शंस वी हैव डिस्कस। फिर इसके बाद हमने वोटिंग्स हुई, ओके, इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं वो भी थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, रिवीजन चल रहा है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, इस चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, बाकी टर्म 1 के लिए नहीं चल रहा बेटा, ऐसा मत सोचना। तो यू नो हाउ टू इलेक्शंस आर हेल्ड। फर्स्ट, आफ्टर 5 years डेट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। एक इश्यू होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, डेट इज ई और सी। ई का मतलब इलेक्शन, सी का मतलब कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ओके। तो एक इश्यू होते हैं, इसी का राइट्स होता है टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द गिवन एरिया। जो भी उनको एक स्टेट दिया जाता है या मोर देन वन स्टेट दिए जाते हैं, तो उनमें इलेक्शन कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है? इसी की। तो इसी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 9th में आएगा, वो अपॉइंट द इसी प्रेसिडेंट। तो यू नो एसी जो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो दे लॉट ऑफ राइट्स, बहुत राइट्स उनके पास होते हैं। यानी इलेक्शन की डिक्लेरेशन डेट हुई है कि आज से और टिल रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट की, इस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके पीरियड के बीच डिक्लेरेशन डेट ऑफ इलेक्शंस और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यानी कब से इलेक्शन होंगे और रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी वर्क अंडर द ईसी। यहां तक कि एसपी, हेड कांस्टेबल, तहसीलदार, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको किनका ऑर्डर फॉलो करना है? इसी का ऑर्डर फॉलो करना है। अगर इसी को लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर में भी मिसयूज द पावर, अब ये हो सकता है जैसे सपोज इस एरिया के अंदर कोई एक्स कास्ट की सीट आ गई एमएलए की, और वहां का जो एसपी है वो भी एक्स कास्ट से बिलोंग करता है, उसी जाति का है बेटा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सपोर्ट कर सकता है उनको। ऑफिसर में भी मिसयूज द पावर। तो इसी क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये ऑफिसर अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, तो वो उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पता है, इतना पावर होता है। अगर उनको लगता है कि ट्रांसफर नहीं करना, और उनको तो दे में बी सेंड ऑन द ऑफ ड्यूटी, उनको बोल दिया जाता है कि आप रेस्ट कीजिए और आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे इतने दिन के लिए। सस्पेंड नहीं किया जाता, ड्यूटी से उनको थोड़े दिन के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए, कोई सस्पेंड नहीं किया जाता। वो इसलिए कि आपके आने से कई इलेक्शंस अफेक्टेड नहीं हो। ऐसा हुआ था किनके साथ? इन सवाई माधोपुर, नमो नारायण मीणा जो आईजी थे वहां के, तो उनके भाई हरीश मीणा जब इलेक्शन में खड़े हुए तो उनको ड्यूटी से, क्योंकि पूरे राजस्थान के आईजी थे वो, तो वो दे में भी मिसयूज द पुलिस पावर्स और लाइक देयर पावर्स, तो इस टाइप से उनको एक्शन ले सकते इसी को बहुत पावर होता है इलेक्शन कमीशन को। तो दिस इज द वर्क आउट टू द इलेक्शन कंडक्ट। अब इसी क्या करता है, जो कैंपेन होता है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है इलेक्शन के टाइम, कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। यहाँ तक कि हमारी जो लिमिटेशंस होती है ना बेटा पॉलिटिकल लीडर की, ई कांट यूज द रिलीजियस प्लेस, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, इनको यूज नहीं कर सकते आप इलेक्शन में। आपको इलेक्शन में एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ओके, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने पड़ते हैं, आपके इनकम के सोर्सेज, कितनी इनकम है वो बतानी पड़ती है, सोर्सेज नहीं बताने पड़ते, इनकम बतानी पड़ती है, ओके। आपको एक एफिडेविट फिलअप किया जाता है। इन दिस एफिडेविट में आपको सब एक वो लिया जाता है कि इफ जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, अगर इसमें कहीं भी फॉल्स और फ्रॉड है, तो मैं इसकी गिल्टी और मैं भी, मेरे ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो दिस आर द एफिडेविट फिलअप बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट एफिडेविट फिलअप करता है। आफ्टर फिलअप द एफिडेविट, इलेक्शंस आ रहे हैं, यस सर, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन दो तरह से हो सकते हैं, ईवीएम और बैलेट बॉक्स। अब बैलेट बॉक्स तो क्या होता है, मेटल का बॉक्स रख दिया जाता है,
जिसमें इलेक्शंस होते हैं और इस टाइप से स्लिप दी जाती है। आपने वोट किया, उस पर सील लगाई और स्लिप को फोल्ड किया और यू में बी कीप इनसाइड द बैलेट बॉक्स। लेकिन इससे क्या बेटा, पेपर वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, काउंटिंग करने में डिले होता है, एक एक वोट को काउंट किया जाता है। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग द ईवीएम। ईवीएम, ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम प्रेजेंट टाइम यूज करें, हम बटन दबाएंगे। अब कैसे इलेक्शंस होते हैं ये भी बताता हूँ मैं। देखिए, पहले इस टाइप का रूम होता है जैसे मैं बैठा हूँ, 2 गेट होते हैं या 1 गेट भी हो सकता है, ओके। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना पड़ता है बेटा, आर्टिकल 15 दिया हुआ है आपकी बुक में। यू नो आर्टिकल 15 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 15? भूल गए? आर्टिकल 15 है कि So it एवरी is. पर्सन हैज अ राइट टू So in Article यस यस Sir, in Article 15, it is written that the prohibition of discrimination, it यानी is written about that. एवरी पर्सन हैज द राइट टू Sir, यूज द equality. पब्लिक प्लेस और लाइक। और आर्टिकल 15 में एक डायग्राम दे रखा है बेटा बुक के अंदर। उस डायग्राम में बताया कि किसी हॉस्पिटल और स्कूल के अंदर सपोज कोई भी पब्लिक प्लेस है, तो वहां पे हैंडीकैप्ड इनके लिए आपको रैंप बनवाना पड़ेगा। पता है आपको? रैंप बनवाना पड़ता है। रैंप जानते हो ना? Yes, sir. यस। और कोई जगह ऐसी जहाँ रैंप नहीं बनवा सकते, तो उनको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है क्यों नहीं बनवा पाए। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कभी आप चित्तौड़ घूमने जाओ ना, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ना, उसके सामने एक बैंक Yes, है। तो sir. बैंक का नाम मुझे नहीं पता, बट Yes, बैंक, sir. उस बैंक पे आप कभी जाओ तो देखना बेटा, उस पे रैंप नहीं बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आपको रैंप बनाना पड़ेगा एटीएम पे भी, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस है, ओके। तो उस पे पता है उस बैंक ने क्या स्लिप लगा के कि इट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी और ड्यू टू द सर्टेन रीजन वी अनएबल टू कंस्ट्रक्ट द रैंप ऑन फॉर द दिस एटीएम। तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग रखी है, वहां पे स्लिप लगी हुई है, नोटिस लगा हुआ है। तो ऐसा गवर्नमेंट का बाउंडेशन। Why it is compulsory to make them? आप देखना कभी जाओ तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइड में जो रैंप, 2 एटीएम है ना, वहां पे 2 बैंक है, तो उनके रैंप नहीं बने हुए एक एटीएम के अंदर, तो उसने नोटिस लगा रखा है वहां बैंक वालों ने। तो ऐसा करना पड़ता है, रैंप बनाना पड़ता है। तो हमारे स्कूल में क्या हुआ, जब इलेक्शंस होते हैं What is ना, RAM? उधर रैंप बना हुआ है जहां आप नर्सरी केजी के सामने से नीचे उतरते हैं, तो रैंप बनाना पड़ता है, क्योंकि हैंडीकैप कोई आएगा वो कैसे चढ़ पाएगा सीढ़ियां। तो उसको भी तो राइट है ना, क्योंकि इन आर लॉज ऑल आर इक्वल, नो मैटर ही मे बी हैंडीकैप्ड, और कुछ भी हो बेटा, वो तो गॉड, ईश्वर की वजह से या किसी भी रीजन से वो फिजिकली, अगर ऐसा है तो इट इज नॉट हर और इज फॉल्ट। हमें इक्वल राइट्स तो देने पड़ेंगे ना उनको भी। तो इलेक्शन जब होते हैं तो सबसे पहले तो रैंप बनवाया जाता है, ओके। उसके बाद रूम होता है, उस रूम के अंदर आपकी एक वोटिंग मशीन होती है। उस वोटिंग मशीन के बाहर ऑफिसर्स बैठे होते हैं। सपोज आपका नेम वोटिंग मशीन में, आप जाओगे, आप स्लिप दिखाओगे आपकी वोटिंग मशीन, आपका ऑर्डर नंबर देखेंगे, जैसे आपका 501 पे ऑर्डर है, 501 सीरियल नंबर पे वो क्रॉस करेंगे कि ये पर्सन वोट करने के लिए आ गया। आप अंदर जाओगे, आपको वो कहेंगे वेट कीजिए, फिर बिप की आवाज आएगी, फिर आपको कहेंगे वोटिंग कीजिए, आप वोट करोगे, वो आपके हाथ पे इंक लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से वोटिंग होती है। फिर सभी मशीन को टिल एक टाइम पीरियड होता है वोटिंग का, कि टिल 5 PM तक, 5 PM तक जितने भी लोग अंदर आ चुके हैं, जो एक वोटिंग, जो पोलिंग बूथ होता है, उस बूथ के 5 PM के बाद किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता है। लेकिन जितने आ चुके हैं उनको तो वोटिंग करने दी जाती है। फिर उन ईवीएम मशीन को सील किया जाता है इवनिंग टाइम में। लेटर ऑन इट विल सेंड टू द, एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्वार्टर होता है जहाँ पे ईवीएम मशीन आर केप्ट। अब हमारे चित्तौड़ में ये होता है मेजर नटरो स्कूल, जो आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम है ना, उसके पास जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये होता है। तो कभी कभी देखना आप यहाँ ड्यूरिंग द नाइट लाइटें लगी होती है, नाइट में इनमें सिक्योरिटी होती है, वहां सभी ईवीएम मशीन को रखा जाएगा। वोटिंग हो गई, मैंने इतना बता दिया आपको। फिर एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगी। फिर काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, तो आपके जो बाईपास है पेट्रोल पंप के यहाँ,
इसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है, इधर पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, ट्रैफिक को। ओके, फिर काउंटिंग स्टार्ट होने के बाद रिजल्ट आता है। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 50% ज्यादा सीट आ गई वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द मेजोरिटी गवर्नमेंट। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास 50% मोर देन सीट नहीं आए, तो मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में भी फॉर्म, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलके जब गवर्नमेंट बनाती है ना, तो डेट इज नोन एज द Coalition government. Coalition Coalition government. government. Coalition government. कोलिशन गवर्नमेंट। अब आपको Coalition पता है आपको government. बीजेपी को किसने सपोर्ट कर रखा था? अकाली दल, पंजाब का अकाली दल था। लेकिन एक इन्होंने अभी बजट बनाया फार्म किसानों के लिए, फार्मर पीजेंट्स के लिए बिल बनाया। तो यू नो अकाली दल इज टोटली डिपेंड ऑन द फार्मर्स। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया है, पता है आपको? उन्होंने कहा कि ये जो बिल आया है ये फार्मर्स के अगेंस्ट में, इसलिए शी हैज गिवन द रिजाइन फ्रॉम द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो कितने ऐसे सपोर्टिव पार्टीज होती है जो एक पार्टी को सपोर्ट करती है। तो इस फॉर्म की गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब जैसे मेरे पास सपोज राजस्थान में 200 सीट है, आई नीड ओनली 100 प्लस सीट। अब मेरे पास 150 सीट आ गई एज एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब 150 के बाद भी कुछ पार्टियां अगर मुझे सपोर्ट करती है तो मेरी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी बेटा, वो मेजोरिटी कहलाएगी। वो सपोर्ट कर रही है वो अलग है, लेकिन उनके सपोर्ट करने से मैं गवर्नमेंट थोड़ी बना रहा हूँ। गवर्नमेंट तो मेरी 150 तो खुद की आ गई, व्हाई आई शुड टेक द सपोर्ट फ्रॉम देम। लेकिन फिर भी वो देना चाहती है तो मोस्ट वेलकम। उस फॉर्म को कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, वो मेजोरिटी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बन गई। ओके, लेटर ऑन पूरे एमएलएज होते हैं, फिर उनका एक लीडर चूज किया जाता है गवर्नर्स के द्वारा, इज नोन एज द सीएम। वो सीएम बन गया। लेटर ऑन सीएम अपॉइंट द डिफरेंट मिनिस्टर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अब आप सोचोगे मिनिस्टर कैसे बनते हैं? बेटा मिनिस्टर बनते हैं इट डिपेंड ऑन द देयर एक्सपीरियंस, कौन सा लीडर है, किसकी कितनी पार्टी में अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर मिनिस्टर बनने के बाद लेटर ऑन दे टेक द ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं सीएम और सब मिलके। ओके, फिर शपथ के बाद उसके बाद उनका गवर्नमेंट वर्क करना स्टार्ट करती है। डिबेट होती है, किसी भी बजट पास करना है डिबेट होती है। तो ऐसे गवर्नमेंट रन करती है। ये हमारा चैप्टर है। अब आपको कोई भी डाउट है यू मे बी आस्क।